ठीक। तो आज के सेशन में हम मेजरली जो कवर कर रहे होंगे वो होगा व्हाट इज़ एपीआई एंड हाउ इट्स वर्क, इंटरफेस ऑफ पोस्टमैन, हाउ टू यूज़ पोस्टमैन एंड हाउ टू बिल्ड जेसन सर्वर, और कुछ क्रूड फंक्शंस जो है हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस जेसन सर्वर क्रिएट करने के बाद अपने। सही है। और कुछ एच टी टी पी मेथड्स देखेंगे जिसके अंदर हमारी गेट, पोस्ट, पोर्ट, पैच, डिलीट वगैरह के जो मेन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन को हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, बीच बीच में जिसको भी अगर कोई सवाल करना हो तो वो हैंड रेस कर ले अपना, या हम जूम पे तो अभी हैंड रेस नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट मुझसे कर सकता है सवाल। दूसरा ये कि मैं आप लोगों से भी सवाल करता रहूँगा ताकि हमारा सेशन इंटरेक्टिव रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि एपीआई की फुल फॉर्म क्या है, या कोई डेफिनेशन अगर बताना चाहे तो प्लीज़। एनीवन? Yeah, may I? या शो। It is an application programming interface that is being used to interact between the two applications as a communication medium. ओके, गुड। एनीवन? ओके। तो बिल्कुल जैसा इन्होंने बताया, यही एपीआई की हमारे पास डेफिनेशन है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हम इसको कहते हैं, फुल फॉर्म इसकी यही है। और एपीआई इसेंशियली इज़ अ कंपोनेंट दैट एनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट एप्लीकेशंस, जो कि इन्होंने हमें अभी बताया। और मतलब इसका ये कि हमारे पास जब ऐसा एक कंपोनेंट है एपीआई जो दो एप्लीकेशंस को आपस में उनके बीच कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर मैं बात करूं कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, और आप किसी डायरेक्ट आप किचन में आप नहीं चले आते हैं उनके, आप टेबल पे बैठते हैं, आपके पास वेटर आता है, आप उसको एक ऑर्डर देते हैं, वेटर जाता है किचन तक और अपना आपका ऑर्डर प्लेस करता है वहाँ पे, आपका ऑर्डर प्रोसेस होता है और ऑर्डर जो है वो टेबल पे लाके सर्व कर देता है। तो इस पूरी जो एग्जांपल थी इसमें जो एपीआई की तरह जो वर्क कर रहा था वो हमारा वेटर था, जो कि जिसने एक हमसे रिक्वेस्ट लिया, एक ऑर्डर लिया हमारा, और वो लेके गया उस ऑर्डर को किचन में, वहाँ पे हमारा ऑर्डर पूरा प्रोसेस हुआ, और जो भी उसके रिस्पांस में उसने हमें खाना ला के दे दिया, हमें जो भी हमने ऑर्डर किया होगा। तो ऐसी ही हमारी एप्लीकेशंस भी काम कर रही होती हैं। अगर हम इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल लें तो इस तरीके से चल रहा होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो लिनक्स पे चल रही है, लिनक्स के प्लेटफॉर्म पे, और उसमें जावा यूज़ हुई हुई है, और उसका जो डेटाबेस है ओरेकल डेटाबेस उसमें यूज़ हो रहा है, या ये एक दूसरी एप्लीकेशन है जो विंडोज़ के प्लेटफॉर्म पे चल रही है जिसमें सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ हुआ है और एसक्यूएल सर्वर है डेटाबेस। तो ये अगर आपस में दोनों कम्युनिकेट करना चाहें कभी तो इतना इजीली ये लोग नहीं कर सकते। वजह ये इजीली क्या कर ही नहीं सकते जब तक इनके बीच में एपीआईज ना हो। तो एपीआई इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाती है। इन शॉर्ट, अगर दो एप्लीकेशंस के बीच में आप कभी भी कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो आपको एपीआईज की नीड होती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। हाउ एपीआई वर्क्स, किस तरीके से काम करती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली एग्जांपल में बताया कि हमारा जो वेटर था वो एक रिक्वेस्ट लेके आता है हमसे, और फिर उसके रिस्पांस में हमें उसने ला के रिजल्ट दिया। इसी तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन होती है, या आप कह लें क्लाइंट होता है, आपको जैसे पहली फिगर के अंदर नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास टोटल कुछ चार फेसेस आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये दो फेस हैं जिसमें एक हमारा क्लाइंट, दूसरा हमारा सर्वर है। एप्लीकेशन वर्क एज अ क्लाइंट हेयर, और एप्लीकेशन ने कुछ रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट की है जो कि एपीआई हमारी लेके आती है। एपीआई रिक्वेस्ट वो हमारे सर्वर पे आती है, डेटाबेस पे आती है, और वो प्रोसेस होती है, और उसके बिहाफ पे जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो एपीआई रिस्पॉन्स की सूरत में उस क्लाइंट को वापस मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ लॉगिन की, आप किसी पेज पे आप लॉगिन कर रहे हो तो, किसी वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हो तो आप उसमें कुछ पैरामीटर्स देते हो, लाइक यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो अगर आपने सही यूज़र नेम पासवर्ड दिया होता है वो जाके वैलिडेट होता है आपके डेटाबेस से पहले,
और अगर उसको मतलब सही वैलिडेट में उसका रिजल्ट सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर वो उसको जो है एपीआई रिस्पॉन्स में आप सक्सेसफुली लॉग इन कर लेते हो और एप्लीकेशन जो है यूज़र क्लाइंट जो है हमारा वो एप्लीकेशन एक्सेस कर पाता है। यही अगर डेटाबेस में इस पे लॉगिन फेल हो जाता है, अगर आपका ईमेल या पासवर्ड गलत हो, क्योंकि वहाँ पे वैलिडेशन आपकी फेल हो जाती है तो रिस्पॉन्स में फेलियर आ जाता है। अब जब भी किसी कम्युनिकेशन को किसी कोई इसमें हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पे भी एक मीडियम यूज़ किया जाता है जो कि हमारा HTTP मेथड्स होता है जिसको हम कहते हैं। अगर हम रेस्ट एपीआईज की बात करें तो यहाँ पे हम HTTP मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। यही अगर हमारी सोप एपीआईज होती हैं तो वहाँ SSL का जो है प्रोटोकॉल चल रहा होता है। अब ये मीडियम के थ्रू जो है हमारी ये चलती है कम्युनिकेशन जिसमें लैंग्वेज भी मैटर रखती है। तो HTTP के जब फॉर्मेट मीडियम पे हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो लैंग्वेज है वो जेसन भी हो सकती है, XML भी हो सकती है, आप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो तीनों उस पर एप्लीकेबल है। पर जब आप रेस्ट एपीआई से हट के सोप एपीआई की बात करते हैं तो वहाँ जो है हमारे पास जो है सिर्फ XML फॉर्मेट जो है यूज़ होता है। तो इसी की एक एग्जांपल नीचे दी हुई है फिगर 2 के अंदर। हमारे पास के एक दो लोग आपस में बात कर रहे हैं फ़ोन के अंदर, तो इनके बीच जो नेटवर्क है वो इनका मीडियम है और जो जिस लैंग्वेज में ये लोग बात कर रहे हैं वो फॉर्मेट है। तो सिमिलरली हमारी भी एपीआईज इन पैरामीटर्स को रखते हुए काम कर रही होती है। अच्छा, बात करेंगे कुछ हम पोस्टमैन की। पोस्टमैन हमारे पास एक टूल है जो एपीआई टेस्टिंग के लिए मोस्टली डेवलपर्स और मोस्टली क्यूएज यूज़ कर रहे होते हैं। डेवलपर्स भी इसको यूज़ करते हैं अपनी टेस्टिंग में, अपने दूसरे कामों में। तो मैं अपने पास पोस्टमैन खोल लेता हूँ। जिसके पास पोस्टमैन है वो खोल ले, चाहे तो मेरी स्क्रीन पे देख ले। और इसमें जो हमारे पास आप लोगों को शो हो रहा है जी। यस। जी। तो पोस्टमैन में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने को, पर यहाँ पे जो अभी हम इस सेशन के अंदर जिसको फोकस करेंगे वो है कि एक हमें वो कंपोनेंट्स पता चल जाए जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके, जिसपे के बाद हम HTTP टेस्टिंग के जितने भी REST API टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म कर सकें इजीली। तो इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आप लोगों को कि क्या है पोस्टमैन का टूल। हमारे पास सबसे पहले कलेक्शंस होता है यहाँ पे, ठीक है। साइड मेन्यू में आपको डिफरेंट ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें एपीआईज है, कलेक्शन है, इन्वायरमेंट है। कलेक्शंस क्या होता है? कलेक्शन जब आप कोई भी जैसे फ्रेमवर्क के अंदर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो कलेक्शन भी कुछ ऐसे ही है कि आप जो है किसी भी लाइक मैं प्रोग्रेसिव बीफ पे हूँ तो मेरे प्रोग्रेसिव बीफ के जो प्रोजेक्ट्स है वो उसका मैंने एक अलग कलेक्शंस बनाई हुई हैं जिसके अंदर उसकी गेट एपीआईज आपको मिल जाएंगी और पोस्ट एपीआईज मिल जाएंगी आपको, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट है मैं यहाँ से कलेक्शंस क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कलेक्शन का कोई भी नाम दे सकता हूँ। कलेक्शन बनाने का फ़ायदा क्या है? कलेक्शन बनाने का फ़ायदा मेरे पास ये है कि मैं मेरे सिंगल क्लिक पे सारी की सारी एपीआईज जो है वो टेस्ट हो सकती हैं या रन हो सकती हैं। लाइक अगर यहाँ पे सर आपको 3 रिक्वेस्ट दिख रही हैं, मैं जाता हूँ और इसको रन करना चाहता हूँ तो मैं रन एज कलेक्शन करूँगा और ये मेरे पास जो है सारी की सारी मेरी तीनों की तीनों एपीआई सेट हो जाएंगी। चाहूँ तो मैं इसमें से सेलेक्टिव सेलेक्ट कर लूँ कि जो भी मुझे रन करनी होगी वो, ठीक है। जब आप कोई भी नई आप कलेक्शन आप क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो है वो आपको ज़रूरी है कि कोई ना कोई रिक्वेस्ट हो जो कि रन हो सके। तो रिक्वेस्ट का उस वक्त आपके पास ऑप्शन आ जाता है, लाइक अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ डेमो पार्ट 1, एक कलेक्शन मैंने क्रिएट कर ली, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे तो मैं जाता हूँ, मुझे यहाँ पे आ रहा है कि भाई दिस कलेक्शन इज एम्प्टी, ऐड अ रिक्वेस्ट। तो मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट कोई ना कोई ऐड करनी होगी कि मैं रन करके काम करूँ। अब ये रिक्वेस्ट क्या है? अब आपके पास जैसा मैंने बताया था कि HTTP के उसमें हमारी जो भी मीडियम होता है उस पर चल रही होती हैं चीज़ें।
अब इसमें गेट एपीआई, कुछ पोस्ट एपीआईज होती हैं, पुट होती है, बैच होती है, डिलीट होती हैं। ये अब अलग अलग रिक्वेस्ट हैं हमारे पास। अब इसको हम कब कौन सी यूज करते हैं, इन केस अगर हमें कुछ रिट्रीव करना हो या कुछ डाटा लेना हो, तो हम जो है गेट एपीआई यूज कर रहे होते हैं उस वक्त। और पोस्ट हम तब यूज करते हैं जब कोई आपको ऐड यूजर कर रहे हो या कुछ इस तरीके की कॉल हिट हो रही हो, तो वहाँ पे आपका जहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड हो रहा हो या क्रिएट हो रहा हो, उधर हम पोस्ट यूज कर रहे होते हैं। पुट के पुट और पैच ये दोनों तकरीबन एक जैसी हैं, दोनों मॉडिफाई अपडेट के लिए यूज होती हैं। लाइक आप कोई अगर आप अपने किसी डाटा को अपडेट करना चाहते हो, स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूजर्स हैं आपके पास, 100 यूजर्स हैं, उसमें से जो यूजर आईडी 1 है जिसकी, या यूजर आईडी 20 है, आप सिर्फ उस यूजर का कुछ स्पेसिफिक डाटा आप चेंज करना चाहते हो, तो आप पैच की कमांड यूज करते हो। मगर उसको यूजर को अगर आपको कम्प्लीटली उसके अंदर चेंजेस चाहिए हो, करने हो, तो फिर मतलब पूरी रिसोर्स वगैरह की मॉडिफाई करना हो, तो फिर हम जो है मोस्टली पुट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास डिलीट की रिक्वेस्ट है, जो कोई भी आपको अगर डाटा लाइक 100 यूजर हैं, आप चाहते हो कि जो एक्टिव नहीं रहे आप उनको आप डिलीट कर दो, या जो आपके काम के नहीं है, कुछ गार्बेज वगैरह है, तो आप उसको डिलीट, आप सिंपली आप यहाँ पर आप उनका यूआरएल डालोगे, उसकी आईडी डालोगे उस यूज़र की, उसको डिलीट कर दोगे। अभी हम ये सब परफॉर्म करेंगे अपने एक्शन में, बस अभी मैं पोस्टमैन का ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो उस लिहाज से आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन से किस लिहाज से किस तरीके से चल रही होती है। हिस्ट्री के उसमें आते हैं हम, तो हमारे हिस्ट्री में पास क्वेश्चन है आटोमिक। जी बिल्कुल। जी अरकम भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पुट और पैच की कोई एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब रियल टाइम एग्जांपल, कोई साइन अप फॉर्म जी या कोई बिल्कुल, भी अभी फॉर्म। मैं आपको दूंगा इसमें, जिसमें जो है हम यूजर्स को आगे जो है एडिट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें पुट और पैच का दोनों का डिफरेंस जो है आपको शो करवा ठीक है, दूंगा, तो थैंक यू। आगे आ जाएगा। अभी बस अभी मैं पोस्टमैन का ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम करेंगे आज के सेशन अगर में। अकम भाई, अगर वर्डिंग में इसको समझाना चाहें आसान अल्फाज में, तो हम इसको यूँ समझा सकते हैं कि अगर हमारे पास एक यूज़र है जिसके पास जी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, अगर हमें उस जी यूज़र का सिर्फ लास्ट नेम हमने अपडेट करना है तो उसके लिए हम पुट यूज़ करेंगे। और अगर हमने पैच यूज़ करना है तो पैच में क्या होगा कि हम उसके साथ हमें सारे पैरामीटर सेंड करने पड़ते हैं। अच्छा, ये ये डिफरेंस है। मेरे ख्याल में आपका नाम क्या है? शाहिद। शायद। यार ये आप शायद उल्टा बोल रहे हैं। पैच में ऐसा हाँ, ये हो होता है सकता है कि जी। स्पेसिफिक डाटा जो है हमारे पास जो है मॉडिफाई हम कर एग्जैक्टली, मैं सकते हैं। नाम पुट चेंज में कर ऐसा दूंगा। होता है कि हमें जो है तमाम पैरामीटर्स को, उसके जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कुछ हमें जो है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास नल क्रिएट आ जाता है, जी, नल डाटा एक आ में जाता मैंडेटरी होता है कि हम सारे पैरामीटर साथ सेंड करने होते हैं, और एक में होता है कि हम सिर्फ जो हमने है। बिल्कुल। पैरामीटर जिस पे अपडेट करना है सिर्फ हम वही पैरामीटर सेंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, फिर मैं आ जाता हूँ आपके हिस्ट्री पे, कि इसमें जो भी आपने एपीआईज वगैरह रन की होंगी उसकी हिस्ट्री आ रही होगी। अगर आप किसी पे आप क्लिक करें तो आपको उसके उस पे ले आएगा कि एपीआई का रिस्पांस क्या आया था, क्या रिजल्ट था, जो भी आपने लॉगिन किया था उस खोल के वो आपको दिखा देगा। लाइक मैंने लास्ट टाइम ये प्रोग्रेसिव बीफ की कोई लॉगिन एपीआई हिट की थी, तो उस पे 2 डेज के उसमें वो आ रहा है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा वो था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आपके पास ये जो स्क्रीन आ रही है सामने, जिसमें रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन और नीचे रिस्पॉन्स का आ रहा है, ये हमारे पास कहलाती है, ये स्क्रीन हमारे पास कहलाती है मेन विंडो बिल्डर। ठीक है। इसका काम क्या होता है कि हम यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं और उसका रिस्पॉन्स जो है, हमें जो भी रिजल्ट होता है वो यहाँ पे मिलता है। सही है। दोबारा स्लाइड पे आता हूँ। अच्छा, तो हमने देख लिया, मैंने आपको बताया कि अभी गेट पोस्ट पोस्ट और पुट पैच डिलीट इनमें डिफरेंसेस और होती क्या है। अब इसको हम परफॉर्म करके देखेंगे। इसको परफॉर्म करने के लिए इस पे टेस्टिंग, एक पब्लिक यूआरएल हमें पब्लिक एपीआईज मिली हुई हैं। ठीक है, मैं इसको मैं खोल लेता हूँ अपने पास। कहीं ये हमारे पास एक साइट है जो हमें टेस्टिंग के लिए पब्लिक एपीआईज देती है, रेस्ट एपीआईज। आप इस पे आप टेस्टिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। लाइक मैं अगर मैं गेट करना चाहता हूँ लिस्ट ऑफ यूजर्स, तो उसकी एक इन्होंने दिया हुआ है यूआरएल दिया हुआ है। सिंपली इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ
और अपने पोस्टमैन पे लगा देता हूँ गेट। ठीक है, तो ये URL क्या बता रहा है हमें कि इस एड्रेस पे जाओ और इस यूजर्स के उसमें जो पेज 2 पे जो यूजर्स हैं उनको उठा के ले आओ। ठीक है, मैं गेट कॉल की और इस पे सेंड किया, तो मेरे पास ये रिक्वेस्ट गई और इसका मेरे पास कुछ रिजल्ट आ गया। अच्छा, इस पे कुछ चीज़ें नोट करने की है यहाँ पे कि मैंने जब गेट कॉल चलाई तो मुझे कोई भी, मैंने बॉडी के अंदर पैरामीटर्स वगैरह, कोई बॉडी नहीं दी, कोई पैरामीटर्स नहीं दिया, ऑथराइजेशंस वगैरह नहीं दी। वजह क्या थी कि हमारे पास यहाँ पे गेट कॉल में ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ की। इसकी एग्जांपल सिंपली ये है कि आप जब कोई यूज़र क्रिएट कर रहे होते हैं अपना मैनुअली मोबाइल एप्लीकेशन से या वेबसाइट से भी, तो आपको कुछ उस यूज़र की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। मगर जब आप मंगवा रहे होंगे या उसको सिर्फ व्यू करना है आपको, ऑलरेडी कोई एडिड अगर यूज़र है, तो उसके लिए बस आप ये बता देंगे भाई आपको कहाँ पे किस पेज को देखना है या किस यूज़र को देखना है, वो सिंपली आपको उस यूज़र पे रीडायरेक्ट कर देगा या उस पेज पे रीडायरेक्ट करके वो बता देती है हमारा कि यार ये डाटा है, तो आपको उस पर कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे हम पोस्ट कॉल यूज़ करेंगे जहाँ पे जो यूज़ होती है कि ऐड यूज़र क्रिएट करने में, तो उधर वहाँ पे हम बॉडी वगैरह देंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके रिस्पॉन्स को हम देखते हैं। मैंने जब ये URL हिट किया तो मेरे पास 200 कोड के साथ ओके का रिजल्ट आ गया, मतलब मेरी ये सक्सेसफुली रन हो गया। और इसमें जो है मेरे पास साथ साथ टाइम भी आ रहा है, इसका साइज भी आ रहा है, इसके कितने टाइम में लिया इस कॉल ने हिट होने में और इसका क्या साइज था। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि जेसन फॉर्मेट के उसमें टेक्स्ट आ गया जिसमें ये बता रहा है कि पेज 2 पे ये यूज़र हैं लाइक ID 7, ID 8, ID 9, ये सब, ये जिसके फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र्स के आ रहे हैं। तो ये मतलब ऑलरेडी ये पब्लिक वेबसाइट है, तो इस पे आपको जो है डाटा क्रिएट हुआ हुआ था, हमने बस उसको फैच करके दिखाया है अपने पास। इसी तरीके से मैं अगर इसका पेज 1 का देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ से ID 1 से स्टार्ट हुआ हुआ, बाकी यूजर्स वगैरह भी इसके शो हो रहा है। ठीक है, हम एक पोस्ट कॉल हिट करते हैं इसकी, ये रही पोस्ट कॉल। अब जैसे ही मैंने देखें पोस्ट पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे इसने बॉडी में भी दे दी कि भाई आप कोई बॉडी डालेगा तो आपको वो दिखेगी। ठीक है, रिस्पॉन्स कोड आपके पास अगर ओके का आएगा 201 आना चाहिए और रिस्पॉन्स में आपको ये रिजल्ट मिलेगा, इसने ये भी बता दिया। तो मैं ये करके देखता हूँ कि मुझे ये रिजल्ट मिलता है कि नहीं। मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इस API रिक्वेस्ट जो है इसको मैं सेव कर देता हूँ, गेट ऑल यूज़र ऑफ पेज 2। मैंने एक नाम दे दिया इसको जो पुरानी थी। मज़ीद मैंने ऐड करने के लिए कोई रिक्वेस्ट मुझे अब जैसे बनानी है तो मैं उसको ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे भी प्लस का आइकन आ रहा है आपके पास, आप इस पर क्लिक करें, ये एक नया रिक्वेस्ट का पेज खुल जाएगा। और मैं इसके अंदर बता देता हूँ मुझे पोस्ट API रन करनी है, तो उसका मैंने वो दे दिया कि API यूजर्स। ठीक है, मैंने यहाँ से ये उठाया और इसके URL में दे दिया। मैं बॉडी पे आया इसकी। अब यहाँ पे मुझे देखें, यहाँ पे बॉडी पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है नन सेलेक्ट है, तो मुझे जेसन फॉर्मेट में देनी है या टेक्स्ट फॉर्मेट में देनी है, मुझे जिस भी फॉर्मेट में देनी है। मैं इधर से रॉ सेलेक्ट करूँगा जैसे ही, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। आपको ये सारे जो फॉर्मेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये हमारी रेस्ट APIs इनको एक्सेप्ट करती हैं। तो मैं इनको में से जेसन सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जेसन का कोड है। तो मैं इसको लिया पोस्ट कॉल को और इधर मैंने बॉडी को कॉपी किया सिंपली, ठीक है, और यहाँ से पेस्ट किया। ठीक है, सेंड करता हूँ मैं। मेरे पास 201 का स्टेटस आ गया, मतलब मेरा यूज़र जो है सक्सेसफुली ऐड हो गया। रिस्पॉन्स में मेरे पास रिजल्ट आया कि यूज़र की ID और आपको क्रिएट डेट भी दिख रही होगी।
अच्छा, मैंने सिर्फ 2 चीज़ें दी थी, नेम और जॉब। ये आईडी जो है खुद ब खुद इसके साथ क्रिएट होती है, आईडी हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। लाइक 498 है, मैं अगर अगला यूज़र करूँगा वो 499 पे चला जाएगा। इस तरीके से मजीद में जितने मैं यूज़र क्रिएट करते जाऊँगा उतने ऐड होते जाएंगे। अच्छा, इस पे एक चीज़ ध्यान में रहे, लाइक कि अभी मेरे पास स्टेटस कोड 201 आ रहा है इधर यहाँ पे। जब मैंने गेट कॉल रन की थी तो मेरे पास 200 आ रहा था। तो हर किसी का स्टेटस कोड्स वगैरह अलग होते हैं, और अगर कोई फेलियर होती है तो उसका स्टेटस कोड अलग है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास कौन कौन से स्टेटस कोड्स हो सकते हैं और किस किस कंडीशन में क्या क्या स्टेटस कोड आते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि पोस्ट की जब कॉल क्रिएट हुआ, सक्सेसफुली यूज़र क्रिएट हो गया, तो उस पर 201 आया था। अगर यूज़र क्रिएट नहीं होता, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता, तो 409 आ रहा होता, ठीक है, या नॉट फाउंड होता तो फिर 404 आ जाता है। अगर गेट कॉल होती है तो फिर उसमें जो है हमारे पास 200 जैसा आपके पास आया था रिजल्ट। और अगर कोई डाटा उसको नहीं मिलता उस यूआरएल के अगेंस्ट तो नॉट फाउंड दे देता है 404। 405 जो है मतलब आपका सर्वर अलाउ नहीं करता कि जो भी आपने जो अपडेट करना चाह रहे हो उस पर सर्वर ने कंडीशन लगी हुई है कि आप जो है इसको अपडेट नहीं कर सकते। 204 जो है उसका मतलब होता है कि आपका आपकी ने यूआरएल दिया था और जो आपने क्यूरी चलाई है वो सक्सेसफुली रन तो हो गई है, पर आपके नेक्स्ट पेज पे जो है रीडायरेक्ट नहीं किया यूज़र ने। लाइक मैं अपडेट करता हूँ तो मैं ये अक्सर जगह ये होता है कि हम ये सब मोबाइल एप्लीकेशन पे देख रहे होते हैं तो अगले पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है, पर वो अगले पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करता तो वो नो कंटेंट वो दे देता है मैसेज। ठीक है, डिलीट के लिए भी ऐसे ही है। तो यही बस ये सिंपली 4-5 कोड्स हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं, और इनका आपको मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा कोड का क्या मतलब है, किस में मेरा रिजल्ट पास हो रहा है, किस में मेरा फेल हो रहा है। तो सिंपली स्टेटस आपको देख के पता चलता है। अच्छा, अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरे पास मैं लॉगिन हिट किया एक यूज़र को और गलत ईमेल गलत आईडी डाल के मैं गलत ईमेल गलत पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मुझे वहां पे भी 201 क्रिएटेड दिख रहा होगा। वजह क्या है कि अक्सर हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो सर्वर साइड है उन्होंने ये पहले से इसकी हैंडलिंग की हुई होती है कि अगर कोई गलत यूज़र लॉगिन कर रहा है गलत ईमेल आईडी से या पासवर्ड से तो एरर मैसेज दिखा दो। तो इस केस में हमारा केस चलता तो एकदम सही है, यूज़र अगर लॉगिन कर रहा है तो वो लॉगिन तो हो नहीं हो पाएगा, पर इसकी हैंडलिंग हुई हुई है तो सिस्टम जो है 201 एरर दिखा रहा होगा आपको नेटवर्क की कॉल में। इसका मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। लाइक मेरे पास हमारी एप्लीकेशन है प्रोग्रेसिव बीफ की, मैं उस पर सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। 9000 गया, मैंने यहाँ पे नेटवर्क कॉल, ठीक है, नेटवर्क कॉल में आया। मैंने जैसे ही लॉगिन के बटन को हिट किया इसने यहाँ पे लॉगिन पे मुझे 200 दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको मतलब ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा जो कि हो गया। ठीक है, अब मैं इसको गलत ईमेल पासवर्ड डाल के अगर मैं दे रहा हूँ, इसने लॉगिन फेल दिया मुझे, पर आपको अब भी मैं जाता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे 200 दे रहा है। मगर मैं इसके जब रिस्पॉन्स या प्रीव्यू को मैं देखता हूँ तो इसमें आ रहा है लॉगिन फेल्ड का मैसेज, क्योंकि ये सर्वर साइड से हैंडलिंग हुई हुई है इसकी। तो सिर्फ हमें सर्वर पे ही नहीं साइट से हैंडलिंग करके टेस्टिंग करके हमें इस कोड पे रिलाई नहीं करें। आप इस पे जब भी आप ऑटोमेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप उसके रिजल्ट को भी देखें, रिजल्ट को देखें, ना कि सिर्फ कोड को, कोड के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो बताने का ये मकसद था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पे कि इसमें जैसे हमने पोस्ट रन कर दी, आप इसके अंदर आप मज़ीद क्रिएट कर सकते हैं, लाइक पैच की कमांड। अरकम भाई, एक जी क्वेश्चन है प्रीवियस में। जी जी, बोले।
आपने कहा कि आप पेज नंबर 2 से सारे यूज़र्स उठा के लेके आ रहे हैं, तो आप सही है। गेट की कमांड गेट का मेथड यूज़ कर रहे हैं और जी आप एंड पॉइंट के आगे पेज नंबर 2 का पैरामीटर दे रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं अगर चाहती हूँ कि मैं उस पेज नंबर 2 से किसी एक स्पेसिफिक यूज़र का डेटा लेके आऊँ, तो जी मैं उसका मुझे फिर तब बॉडी में कुछ देना पड़ेगा? नहीं, तब अब मैं देखें, बॉडी यूज़ अगर करूँगी ना, आपको उसमें किसी मैं डाटा स्पेसिफिक दूँगी। यूज़र जी। को उठाना है ना, तो आप सिंपली आप उसकी आप आईडी कॉल हुँ, करेंगे, हुँ। वो यूज़र उठ जाएगा। लाइक मैं अगर मैं हुँ। देखूँ यहाँ पे पब्लिक है, इसका मुझे पता नहीं है कि इस पे चल पाएगा नहीं, वरना ये मैं काम आगे मैं आपको करके दिखाऊँगा, जिसमें हम लोग अपने सर्वर क्रिएट। ये देखें, मैंने इसके अंदर सिर्फ आईडी दी कि यूज़र 1 को ले आओ उठा के, हुँ, तो हुँ। इसने जो है यूआरएल पे सिर्फ यूज़र 1 को उठा के लेके आया। हाँ, उसके लेकिन मतलब समटाइम्स गेट में भी हमें बॉडी में पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, मतलब डाटा एंटर करना पड़ता है। यार उसमें हाँ, अगर जैसे आपके पास बॉडी में तो नहीं देना पड़ता, आपको टोकन कोड वगैरह हेडर। चाहिए होता है हाँ जब जी। आपका लॉगिन का केस होता है। मतलब अभी जो हाँ। हम लोग एपीआई यूज कर रहे हैं पब्लिक है, ठीक है, इसमें जो है आप नॉर्मली, मगर जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन या वेबसाइट वगैरह पे काम करेंगे, जहाँ पे आपकी लॉगिन ऑथेंटिकेशन वगैरह लगी हुई है, तो उधर आपको ऑथराइजेशन और ये पैरामीटर्स वगैरह देने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा अलग, उस पर अभी हम निकल जाएंगे। तो अभी हम जो है उसको इंशाल्लाह बाद में देखते हैं, नेक्स्ट सेशन में कवर ठीक करते है। हैं थैंक उसको यू। भी। तो इन शॉर्ट वो भी हो जाता है, पर आपको उधर भी बॉडी देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली आप जो है उधर ऑथराइजेशन के उसमें जाके आप यहाँ पे बता देते हो कि भाई आपको जो भी ऑथेंटिकेशन वगैरह का सिलेक्ट करते हैं, और उसमें पैरामीटर दे देते हैं यूजर आईडी ईमेल ये था, और या फिर आप टोकन का वो बता देते हो कि जो भी टोकन आईडी है मेरी ये है। सही है। अच्छा, हम बैक टू द टॉपिक। हाँ जी, वो टोकन वहाँ पे हम एंटर थे करते हैं लॉगिन के वक़्त जो हम थे पैच के उस पे। सही है, तो मैं यहाँ से एक पैच की कॉल थैंक उठाता हूँ, और मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ नो प्रॉब्लम, थैंक यू। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली पैच को, बल्कि एक नई क्रिएट कर लेता हूँ, ये रही नई क्रिएट हो गई थी। सही है, मैंने यहाँ से पैच कॉल के अंदर यूआरएल डाल दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई यूजर, वो वाला यूजर जिसकी आईडी 2 है, उसको चेंज कर दो। सही है, अब उसके अंदर मैं उस आईडी के अंदर मुझे वो बॉडी दी हुई है, इन्होंने क्या दी हुई है, मैं आता हूँ, पैच की कॉल हिट करी, ये मेरे पास बॉडी आ रही है, मैंने इसको कॉपी किया। सही है, और पोस्टमैन पे वापस गया, यहाँ पे मैंने वही वापस रॉ फॉर्मेट सेलेक्ट किया, जेसन सेलेक्ट किया, पेस्ट किया, ठीक है, सेंड करता हूँ। ये यूज़र आ गया मेरे पास अपडेट पे, इसका लास्ट नेम जो है अपडेट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा अपडेट करना चाहता हूँ, लाइक मैं इसको कर देता हूँ जॉब क्यूए, ठीक है, दोबारा सेंड करूँगा, ये देखिए इसका ये रिस्पॉन्स में चेंज हो गया, स्टेटस कोड 200। ठीक है, अच्छा, अभी तक जो हम काम कर रहे हैं, ये सिंपली हमें बॉडी मिल रही है, हम लगा रहे हैं और इसको रन कर रहे हैं, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना सही नहीं है, आपको ये बॉडी बनाना भी आनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम क्या करते हैं कि हम अपना सर्वर क्रिएट करते हैं जेसन का, जिस पे हम, हमारे पास एक हमारा लोकल होस्ट होगा, और जिस पे हम रिस्पॉन्सेस वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। तो मैं क्या करता हूँ कि एक अपना सर्वर क्रिएट करता हूँ। सर्वर क्रिएट करने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, देखते हैं। सर्वर क्रिएट करने के लिए मुझे अपने सीएमडी पे आना होगा, और npm इंस्टॉल जी जेसन सर्वर, ये वाली कमांड मुझे रन करनी होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा जेसन सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, और मैं एक जेसन फाइल क्रिएट करूँगा इसके बाद, जिस पे हम जो है टेस्टिंग कर रहे होंगे अपनी सारी, जिस पे जेसन फॉर्मेट बनाएंगे और सब कुछ चीज़ें देखेंगे। ठीक है, पर अब इस कमांड को देखें आप, इसमें यहाँ पे npm और जेसन का जिक्र है, मतलब हमें जो है हमारे सिस्टम में नोड जेएस होना बहुत ज़रूरी है, तो अदरवाइज ये कमांड नहीं चलेंगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये चेक करता हूँ कि भाई मेरे पास नोड जेएस डला हुआ भी है या नहीं।
तो मैं सिंपली नोड -v करता हूँ, तो इसने बात नहीं है। npm चेक करते हैं, npm -v मतलब npm का वर्जन, मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नोड जेएस इंस्टॉल करना होगा। तो आप नोड जेएस इंस्टॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे आए अपने और वहाँ पे लिखें नोड जेएस डाउनलोड। ठीक है, तो ये आपके पास पहला ही लिंक आएगा, ये वाला, आप इसके अंदर चले जाएगा और इस पे आपको, मैक यूज़र है तो आप मैक के लिहाज से ले लेगा, विंडोज है तो विंडोज का आप सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ से 64 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 64 बिट को आप डाउनलोड कर लेगा इसके इंस्टॉलर को, वरना 32 बिट भी आप कर सकते हैं। तो मेरे पास 64 बिट है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, वो आपको बता देगा कि आपका विंडोज़ का कौन सा अभी प्रोसेसिंग सिस्टम अभी कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हाँ, मेरे पास अभी 64 बिट है तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। मैं सिंपली जाता हूँ और मैं उसको रन करता हूँ। सिंपल इंस्टॉलेशन है इसकी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं बस नेक्स्ट करूँगा, एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट, नेक्स्ट किया। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, इसके अंदर नोड जेएस का बता रहा है कि क्या क्या इंस्टॉल होगा। इसमें आपको npm पैकेज मैनेजर भी नज़र आ रहा है, तो हमें अलग से कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती है npm की, npm इसी के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको। अच्छा, बैक करा, इसमें एक और चीज़ आ रही थी, हाँ, इंस्टॉल चॉकलेटी। अच्छा, चॉकलेटी एक वो है, अगर आप मतलब पीएचपी वगैरह या उसकी दूसरे कुछ कामों के लिए यूज़ होता है, जो कि अगर आप चाहें तो आप इंस्टॉल कर लें अगर आपका यूज़ है। फिलहाल हमें इसके यूज़ नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट करते हैं आगे। इंस्टॉल किया, इट विल टेक फ्यू मिनट। अच्छा जी, ये हो गया मेरे पास इंस्टॉल। अब मैं चेक करता हूँ अपने पास सीएमडी पे। मैंने पुराना टर्मिनल अपना बंद किया, यहाँ सीएमडी दोबारा खोला। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट डैश वर्जन। ये देखिए मेरे पास अब नोट का वर्जन आ गया। मैं यहाँ से npm डैश वी वर्जन सेलेक्ट किया। अच्छा, मेरे पास ये वार्निंग आ रही है कुछ, और वर्जन आ गया। ठीक है, सही है। तो वार्निंग को हम इग्नोर करेंगे अभी। ये सिंपली ये बोल रहा है कि भाई आपका ग्लोबल नहीं है, जिसकी वजह से ये आ रहा है। पर वार्निंग मसला आपके सामने क्रिएट नहीं करती। जब एरर आता है तो हाँ, आपको देखना पड़ता है। तो वार्निंग को अभी आप इग्नोर करें, और जब भी आप कोई npm की कमांड रन करेंगे तो ये वार्निंग आ रही होगी। तो खैर, हम जो है इसको जो है इंस्टॉल हो गया है। तो अब मैं अपने आगे की चीज़ें स्टार्ट करता हूँ। मैं npm सर्वर इंस्टॉल करता हूँ अपने पास। तो मैं सिंपली इसकी कमांड टाइप करता हूँ, npm इंस्टॉल डॉट डैश जी जेसन डैश सर्वर। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये फ़ौरन फ़ौरन इंस्टॉल हो जाता है। एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। और जब जेसन फाइल क्रिएट होती है तो कुछ डमी डाटा अपने अंदर खुद ही देती है, ऑलरेडी दे रही होती है। और एक आपको लोकल होस्ट सर्वर प्रोवाइड करती है जिस पे आप टेस्टिंग आप कर सको, या कुछ भी आपको करना है वो कर सकते हो। तो मैं वो फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं लिखा से जेसन डैश सर्वर www। अच्छा, आप यहाँ पे वॉच के बाद आपको जो भी आप दोगे वो फाइल का नाम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल जो मैं नाम दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ इसको part 1 डेमो। ये part 2 कर देते हैं इसको, क्योंकि part 1 तो हमारा पब्लिक उसका था। ठीक है, सही है। ओके, ये मेरे पास एक मसला हो गया। मैंने इसका एक्सटेंशन नहीं दी, दोबारा मैंने इसको रन किया। सो इसने मेरी सक्सेसफुली क्रिएट कर दी है, और मुझे लोकल होस्ट एक प्रोवाइड कर दिया, एक सर्वर क्रिएट कर दिया जो रन है मेरा। और मैं अगर उस पर जाता हूँ तो इसके होम पेज खुल जाएगा, उस पर रिसोर्सेज कुछ ऐड करी हुई हैं इसने, जो बाय डिफ़ॉल्ट की आ रही हैं। मैं जाके देखता हूँ। ठीक है, सॉरी।
तो ये मेरा ये रिसोर्सेज आ रही हैं मेरे पास, ये होम पेज है इसका। और अगर मैं पोस्ट के उसमें आता हूँ तो मेरे पास दिखा रहा है कि ऑलरेडी इसने डाटा बना के दिया हुआ है मुझे। मैं क्या करता हूँ, मुझे तो जेसन डेटा खुद लिखना है, ठीक है, तो मैं इन सारे डाटा को मैं रिमूव कर देता हूँ जो मुझे मिला है। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा कि ये जिस जगह हमने क्रिएट की है फाइल, उस जगह पे आता हूँ, अपने उस पाथ को मैंने कॉपी किया यहाँ से, पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 डेमो के नाम से फाइल क्रिएट हुई हुई है यहाँ पे। मैं अंदर आता हूँ, इसको आप नोटपैड पे खोल सकते हैं, आप नोटपैड प्लस प्लस पे खोल सकते हैं, जिस पे दिल चाहे आप खोल सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने यहाँ से जितना भी था सबको पकड़ा और रिमूव कर दिया, क्योंकि अभी हम बनाना सीखेंगे कि जेसन फॉर्मेट पे किस तरीके से क्रिएट करते हैं हम डाटा। तो इसके फॉर्मेट के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हम इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनता है। अच्छा, मोस्टली जेसन फॉर्मेट सीखने की वजह हमारी ये है कि हम जब बॉडी के अंदर जब डाटा दे रहे होते हैं, खासतौर पे पोस्ट की कॉल पे या पैच की कॉल पे या पुट की कॉल पे, तो वहाँ हमें बॉडी देनी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या डाटा हम दे रहे हैं और किस रिसोर्स के लिए दे रहे हैं। तो होता यह है कि रिसोर्स नेम या टेबल नेम आप कह लें, सबसे पहले हम कोटेशन के अंदर जो है अपना ये डाल देते हैं, और फिर उसके बाद कॉलन लगाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट खोलते हैं। अच्छा, स्टार्ट होगा इससे पहले कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हम फिर से कर्ली ब्रैकेट खोलते हैं, जिसके अंदर हम कॉलम का नाम बताते हैं, और एक जो है अ, उसके जो भी अगेंस्ट जो डाटा हमें डालना होता है उसकी वैल्यू उस कॉलम की हम वो फर्स्ट रो के उसमें डाल देते हैं। ये एक टेबुलर स्ट्रक्चर की तरह है, ठीक है। तो आप जब भी आप एच टी टी पी के जितने भी हमारे मेथड्स हैं, ये एक समझ लें एक टेबुलर स्ट्रक्चर में अपने पास जो है सेव हो रहे होते हैं। तो उसके अंदर एक टेबल के अंदर जैसे कॉलम और रोज होती हैं, तो आप इसको भी आप इसी तरीके से लें कि हमने यहाँ पे कॉलम के नाम डिफाइन किए, और हर कॉलम के अंदर जो पहले रो का जो डाटा होगा वो मैं डालता रहूँ कॉलम एन तक, जितने भी मैं कॉलम्स लूँ। फिर मैं क्या करूँगा कि मेरा फर्स्ट रो जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सेकंड रो को मैं फिल करूँगा। तो मैंने किया कि कर्ली ब्रेसेस बंद करने के बाद मैंने कॉमा दिया, और दोबारा से वही चीज़ें जो है ऊपर वाली कॉपी पेस्ट की, और वही सेकंड रो के अंदर जो भी मुझे डाटा डालना होगा मैं वो डाल दूंगा उसका। मतलब कॉलम नेम तो सेम रहेगा, और जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो अलग अलग होती जाएंगी, तो डिफरेंट डाटा क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट नेम जो है राघव पल, लास्ट नेम पाल, और आईडी वन उसकी मैंने बता दी, और फिर उसके बाद ये सेकंड में ये आया हुआ है कि तो ये सेकंड रॉ के लिए डाटा है। तो ये यूजर्स के पूरे इस तरीके से डाटा क्रिएट हो गया। अब अगर मुझे मल्टीपल टेबल का चाहिए, लाइक मैं यूजर्स का मैंने बना लिया, अब मैं चाहता हूँ यार एक स्टूडेंट का बन गया, एक जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में एनरोल है मैं उसका भी टेबल बना लूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जहाँ तक मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगे, जब पहला यूज़र का जो टेबल है वो फिल हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाया, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा अपना, और नया टेबल सब्जेक्ट का बना दिया। तो यही हम सेम इधर बनाते हैं अपने पास कि किस तरीके से बनेगा। तो मैं अपनी जेसन वाली खोली, ठीक है। सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करना है हमें। मैंने खोले, बंद किए। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जैसे ही खोले आप बंद भी कर दें, ताकि आपको मसला ना हो। मैंने यहाँ पे टेबल का नाम दिया, मैं कह देता हूँ यूजर्स के नाम से टेबल है, ठीक है। और जो कि स्टार्ट हुआ, फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स, सही है। और मैंने यहाँ पे इसके अंदर बता दिया कि मेरा यहाँ पे कॉलम्स आते रहेंगे। कॉलम वन का मैंने नाम देता हूँ कि यूज़र का नेम फर्स्ट नेम, ठीक है। और फिर उसके बाद यूज़र का सेकंड नेम, मतलब लास्ट नेम आ जाएगा। अब तक किसी को कोई सवाल हो तो वो कर सकता है।
सब्जेक्ट आईडी और आईडी, ठीक है। मैं आईडी दे देता हूँ 1, इस यूज़र को नाम दे देता हूँ अरकम, और इधर मैं बता देता हूँ लास्ट नेम। सब्जेक्ट आईडी मैंने दे दी इस यूज़र को 1, ठीक है। अब मुझे एक और यूज़र का डाटा क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से कॉमा दूंगा, दोबारा से मैं बोलूँगा इसके अंदर जो है नए यूज़र की इंफॉर्मेशन दे दूंगा कर्ली ब्रेसेस में। तो मैं ऊपर वाली उसको कॉलम नेम को कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास इसकी आईडी हो जाएगी 2, इसको कह देता हूँ मैं मास सदर, ठीक है। सब्जेक्ट आईडी 2 ले लेते हैं इसकी, ठीक है। एक और कोई यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, तो ये एक सिंपल फॉर्मेट है जो हमने यूज़ किया। अच्छा, मैं यहाँ पे कॉमा लगाना नहीं भूलेगा, हमारे पास हर कॉलम के बाद कॉमा लगता है इसमें, मतलब हर कॉलम के एंड पे कॉमा लगेगा। तो अरकम भाई, इसके लिए जी ऑनलाइन जेसन फॉर्मेटर और वैलिडेटर भी मिलते हैं, तो वहाँ पे भी हम अपनी रिक्वेस्ट को जी चेक कर बिल्कुल, सकते आप हैं। वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, पर ये जस्ट सिखाने के लिए कि इसमें हम किस तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक यार आईडी सेम हो गई है है। तीसरे वाले कॉलम। ठीक है, मैं इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ, ठीक हो गया, सही है। अब मैं इसको देखता हूँ, मैंने इसको सेव किया, मेरे सब्जेक्ट की पास आईडी भी चेंज कर दो। सब्जेक्ट आईडी भी। सब्जेक्ट आईडी अभी इसको सेम ही रहने दे, मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। आगे हम कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैंने जो है क्रिएट कर लिया और मेरे पास कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे लोकल होस्ट यूज़र्स के नाम से क्रिएट हो गया। और मैं इसको मैं जाके देखता हूँ, अब रन करता हूँ अपने लोकल होस्ट, ओ सॉरी आ गया। लोकल होस्ट 3000 यूजर्स, ठीक है। तो मेरे पास ये यूजर्स आ गए, और अगर मैं पीछे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास जितने भी पोस्ट कमेंट वगैरह आ रहे थे वो डिलीट हो गए, सब जो हमने रिमूव कर दिए। अब हम कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे बारी बारी, और साथ साथ अपना डाटा जो है जो रिस्पॉन्सेस हैं वो वेरीफाई भी करते आएंगे। तो मैंने कुछ टास्क क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पे जो हम लोग करने जा रहे हैं, उसके टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम बारी बारी एक एक टास्क करके देखते हैं। तो पहला टास्क है कि हमें जो है क्या करना है कि वाला यूज़र फेच करना है जिसकी आईडी 1 है, उसी का। फिर दूसरा हमने गेट का दूसरा टास्क हमने ये बनाया हुआ है कि ऐसे यूज़र्स को इन फैच करना है जिनका ऑटोमेशन है सब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल में मुझे इस वाले के लिए मुझे जो है सब्जेक्ट भी देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का भी साथ साथ बना ही देता हूँ अभी। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से इधर कॉमा लगाया, ठीक है, एक नई रिसोर्स बनाई सब्जेक्ट के नाम की, और आप इसको यहाँ पे आप डेटा डाल दो, लाइक सब्जेक्ट, या नेम कर दें, नेम ऑटोमेशन, ठीक है। और इसकी सब्जेक्ट की आईडी हो गई, आईडी लेता हूँ 1 है। अच्छा, आपने एक चीज नोट की कि मैं आईडी के उसमें जो है जो वैल्यू है आईडी की, उसमें हम जो है डबल कोटेशन हम नहीं डालते, या कोटेशन मार्क्स नहीं डालते, उसको हम ऐसे ही लिखते हैं।
और दूसरा ऐसे ही मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ID2 कंपाइलर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। ये कुछ एरर दे रहा है मेरे पास, कॉमास मतलब कॉमास मिसिंग है। ठीक है, नहीं यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सेव करते हैं। अब देखते हैं, मेरे पास ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। सही है, तो मैं पहला एक्शन परफॉर्म करते हैं इसका। मैं लोकल होस्ट यूज़र 1 पे हूँ। मुझे था कि जिसकी आईडी 1 है वो फैच करना है वो यूज़र। तो मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पे कलेक्शन न्यू क्रिएट की, जिसका नाम मैं देता हूँ, थोड़ा सा कचरा बंद कर दूँ। ठीक है, मैंने इस कलेक्शन का नाम दे दिया डेमो स्क्रिप्ट हमारी। और इसमें मैं देता हूँ ऐड रिक्वेस्ट। गेट की कॉल थी, मैंने सिंपल यहाँ पे यूज़र्स, अब मुझे वो वाला यूज़र उठाना था जिसकी आईडी 1 है। तो मैं यूज़र हुज आईडी 1, मैंने इसका नाम दे दिया इस कॉल। ये सिंपल ये फैच हो गया। और मेरा पहला यूज़र था अरकम सुल्तान, तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सही है, अगर मैं इधर से भी करूँ तो ये भी ऐसे ही आपको दिख रहा होगा। यूआरएल को हिट करने पे आ गया। सेकंड मेरे पास वो था कि वो यूज़र आ जाएं जिन्होंने ऑटोमेशन का कोर्स इनरोल किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को मैं किस तरीके से लिखता हूँ, जब मेरे पास वेयर क्लॉज आ जाता है तो हम उसको जो है क्वेश्चन मार्क डालता हूँ मैं। मुझे यूज़र्स उठाना है, वो वाला यूज़र उठाना है जिसकी सब्जेक्ट आईडी जो है वो 1 हो। ठीक है, ऑटोमेशन के लिए 1 थी, तो मैंने इसको बोला कि भाई सब्जेक्ट आईडी इसकी 1 है, वो यूज़र उठा लो। ओ ये 2 वाले भी आ रहे हैं, एक मिनट इसको ज़रा देखता हूँ। यूज़र, एक सेकेंड, शायद ये गलती हुई है। सब्जेक्ट इक्वल्स टू, आई थिंक आपने ना सब्जेक्ट सब्जेक्ट आईडी उसमें भी आईडी दे दिए, यूजर्स में भी दे दिए। इक्वल्स टू 1 जी। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर यूज़ किया कि सब्जेक्ट आईडी जिसकी 1 है आप उसको ले आओ खाली। तो मेरे पास वो वाला यूज़र उठ के आ गया जिसकी सब्जेक्ट आईडी 1 है। अगर मैं कहता हूँ इसको वो वाला यूज़र ले आओ जिसकी सब्जेक्ट आईडी 2 है, तो मास सफदर उठ के आ गया। और एक और यूज़र था मेरे पास जिसकी सब्जेक्ट आईडी 2 थी, तो मैंने सेम इसीलिए रखी थी ताकि मैं ये दिखा सकूं कि हमें जो है ये वाली टास्क जो है हम परफॉर्म कर सकें इजीली। ठीक है, तो नेक्स्ट टास्क था हमारा कि पोस्ट की कॉल का, कि हमें एक यूज़र ऐड करना है। लाइक अभी मेरे पास जो है यहाँ पे कुछ 3 यूज़र ऐड हुए हैं। मैं चाहता हूँ इधर जो है मजीद कोई एक यूज़र ऐड हो जाए, तो मैं सिंपली इस यूआरएल को कॉपी करूँगा, मुझे आईडी लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ से एक नई कॉल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि पोस्ट कॉल होगी मेरी। और इसका नाम मैं दे देता हूँ कुछ, इसका नाम दे देता हूँ, क्या हो गया, बॉडी में आता हूँ। ठीक है, इसके रॉ डाटा डालता हूँ इसका जेसन फॉर्मेट में। अब मुझे जो आईडी देनी है, मतलब चौथा यूज़र बनाना है, मैं उसके लिए मैं क्या करूँगा। अच्छा, गलती से अभी एक सेंड हो गई, तो मैंने उसमें कोई पैरामीटर नहीं दिए, तो आईडी 4 एक क्रिएट हो गया यूज़र उसके नाम से, जबकि मुझे उसके पैरामीटर देने चाहिए थे। तो मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिए, तो इस वजह से वो ऐसा क्रिएट हुआ है।
मैं सिंपली इसको मैं देता हूँ पैरामीटर्स वगैरह इधर जाके, तो अब ID5 पे आपको नज़र आएगा कि एक तमीज़ का यूज़र क्रिएट हुआ हुआ है। सही है, तो मैं सिंपली सिर्फ कॉलम्स दूंगा और मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इधर एंटर किया, मेरा रिक्वेस्ट गया यूज़र सक्सेसफुली क्रिएटेड ID5 पे। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्रिएटेड आ गया, साथ साथ मेरे पास मेरी जो CMD की स्क्रीन है उधर भी मेरे पास जो है आता आ रहा है रिजल्ट कि यूज़र्स, अगर मेरी कॉल जो है सही चल रही होगी तो उस पर भी आ रहा होगा, उसके स्टेटस कोड्स आ रहे होंगे, तो आप यहाँ से देख के भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं अगले टास्क की तरफ आता हूँ अपने। ये पोस्ट की कॉल हो गई, पैच में अब यूज़र ID3 जिसकी ID3 है उसको मैं एडिट करना आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उसको एडिट करता हूँ यूज़र ID3 वाले को। यहाँ से मैंने ID3 सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ID3 में जो यूज़र था मुझे उसकी बॉडी देनी होगी। सही है, मैं जाता हूँ ID3 में, मेरे पास यूज़र कौन सा था, यूज़र था मेरे पास ये वाला। ठीक है, मैं सिंपली इसको उठा लेता हूँ। बॉडी के अंदर मुझे ID की नीड नहीं होती। ठीक है, ID मैंने ऊपर डिफाइन कर दी है, तो ID में हटा देता हूँ यहाँ से। असद अब्बास था, मैं इसको कह देता हूँ असद अब्बास की जगह मैं इधर दे देता हूँ यासिर बस। ठीक है, और अब और मैं सेम सेंड मेथड करता को हूँ। पुट कर जी देना, मेथड हाँ चेंज सॉरी, कर देना। पैच का मैंने यहाँ से मेथड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। मेरे पास जो है ये सक्सेसफुली रन हो गया 40 मिनट पर सेकेंड माइल पर सेकेंड। फिर इसके बाद यहाँ पे ID इसकी आ गई ID3 यासिर अब्बास रिस्पॉन्स। मैं इसको रिफ्रेश करके इधर देखता हूँ अपनी स्क्रीन पे, तो ID3 यासिर अब्बास। अच्छा, ये हमारे पास एक गारबेज आ गई है। ठीक है, गारबेज डाटा आ गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट करवाता हूँ। तो अगला टास्क भी हमारा यही है कि हम जो है जो भी यूज़र है ID4 पे उसको आप डिलीट करवा दो। तो मैं डिलीट करता हूँ। मुझे डिलीट की कॉल के लिए बॉडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं जो है उसको नहीं देता बॉडी। मैं सिंपली बल्कि एक नई रिक्वेस्ट जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ से डिलीट की कॉल पे आया। ठीक है, मैंने बता दिया लोकल होस्ट, देखिए यहाँ पे मेरे पास खुद ही आ गया यूज़र ID4। ठीक है, मैंने यहाँ से सेंड किया और ये सक्सेसफुली मेरा डिलीट हो गया। आपको इसके पैरामीटर्स वगैरह इसको खाली नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ से आता हूँ, इसको रिफ़्रेश किया, मेरे पास ID4 डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे क्रिएट अपडेट डिलीट्स के फंक्शन थे। आप लोग भी इसको ज़रूर परफॉर्म करेगा। तो उसमें आप लोगों का ये है कि हैंड्स ऑन रहेंगे कि किस तरीके से हम जो है एक जेसन सर्वर क्रिएट कर सकते हैं और लोकली हम उसको जो है अपना टेस्ट कर सकते हैं, और इस पे जो है गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट इन सबको जो है हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इन पे।